गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सीखा था लासापा के बारे में। आज की कक्षा में अध्याय 6 पूर्णांक इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 और अध्याय 5 बाद में पढ़ेंगे, पहले हम अध्याय 6 पढ़ेंगे। अध्याय 6 में क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। इससे पहली कक्षा में आप लोगों ने सीखा भी होगा पूर्णांक के बारे में। आइए फिर से सीखते हैं पूर्णांक इंटीजर। इसमें आपको पहले सीखना क्या क्या है? ऋणात्मक संख्याएँ, दूसरा पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्याएँ, फिर पूर्ण संख्याओं से पूर्णांक तक, फिर पूर्णांक का संख्या रेखा पर निरूपण, फिर पूर्णांकों का क्रम, फिर पूर्णांकों का योग और अंत में पूर्णांकों का घटाव। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्याओं के बारे में आप लोगों ने पहले सीखा होगा कि ऋणात्मक संख्याएं होती क्या हैं। जैसे +2 ये क्या है? धनात्मक संख्या है और -2 ऋणात्मक संख्या है। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखते हैं हम दैनिक जीवन में कई तथ्य ऐसे प्रयोग करते हैं जहाँ पर हम जैसे कौन कौन से प्रयोग करते हैं, जैसे आय और व्यय, लाभ और हानि, आय व्यय, लाभ हानि, पूर्व और पश्चिम, ठीक में दूरी, समुद्र तल से ऊपर और नीचे से ऊंचाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे। अब हमें बताना, जैसे आय, जैसे हम लोग कह रहे हैं 500 रुपये आय है, तो 500 रुपये आय है तो आय का मतलब क्या है? 500 रुपये हमारे पास आ रहे हैं, अर्थात उसको हम कैसे दिखाएंगे? पॉजिटिव में। ठीक है, या कह रहे हैं कि कोई वस्तु खरीदे, उस पर हमको 50 रुपये या 500 रुपये का लाभ हुआ, तो लाभ को हम किस में दिखाएंगे? पॉजिटिव में। आइए यहाँ देखते हैं, जैसे हमको 500 रुपये लाभ है, लाभ के लिए हम प्लस लगाएंगे और हानि के लिए हम माइनस लिखेंगे, यानी कि 100 रुपये की अगर हानि हो रही है तो -100 से उसको प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार पूर्व में, अगर पूर्व में 100 मीटर की दूरी को अगर हम पॉजिटिव में यानी +100 मीटर लिखेंगे तो पश्चिम में वो दूरी, देखिए पूर्व पश्चिम कैसे है, जैसे पूर्व में ये अगर डायरेक्शन है, ये हो गई ईस्ट आपकी और ये हो गई वेस्ट। अगर पूर्व में हम प्लस ले रहे हैं तो वेस्ट में यह हो जाएगा नेगेटिव, अगर नॉर्थ में प्लस ले रहे हैं और वेस्ट में क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, या इधर नेगेटिव या इधर पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट अपोजिट रहेंगे। ठीक, उसके बाद दिखा है, जैसे हम समुद्र तल की बात करते हैं, जैसे समुद्र तल छोड़िए, पहले देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर की बात कर रहे हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको हम लिखेंगे +10 डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की बात कर रहे हैं तो जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसको हम लिखेंगे क्या? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आइए तो हम इसके बाद पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। पहले ऋणात्मक संख्याएं पढ़ लिए, अब पूर्णांक पढ़ते हैं। पूर्णांक क्या होता है, ध्यान से देखते हैं। 0 से समान दूरी पर लिखे प्रत्येक संख्या युग्म से हम एक नई संख्या का संग्रह प्राप्त करते हैं। हम इस नए संग्रह को पूर्णांक समूह या सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं। मतलब क्या है इसका? आइए देखते हैं। जैसे लिखा है 0, हम लोग जानते हैं 0 से प्लस क्यों? 0 +1 +2 +3 +4 +5। अब इसमें अगर हम ऋणात्मक संख्याएं जोड़ देते हैं, ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह अन्य संख्याएं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं शून्य और धनात्मक संख्याएं का जो समूह होता है ये आपका कहलाता है पूर्णांक। अब इसमें जितने भी प्लस चिन्ह वाले होते हैं तो प्लस चिन्ह हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो प्लस चिन्ह नहीं लिखते हैं, हमको सीधे सीधे ऐसे लिखना चाहिए था। यहाँ पर इसको इस तरह लिखना चाहिए था कि अगर हम लिखना चाहेंगे तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक, इसी प्रकार अन्य संख्याएं, इसी प्रकार इधर अन्य संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस नहीं लगाते हैं। लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्लस चिन्ह को हम छोड़कर लिखते हैं। जो भी पूर्णांक आते हैं
1 2 3 4 5 इसी तरह का अन्य संख्या है, तो ये हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई साइन लगा है, जब कोई साइन नहीं लगा होता है तो इनको हम क्या मानते हैं, धनात्मक संख्याएं। ठीक है, इसी प्रकार जो अन्य संख्या लिखी -5 -4 -3 -2 और -1, इनको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक, और जीरो सबसे बड़ी बात, जीरो जो होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जीरो जो होता है न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक। ठीक है, आइए उसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्याओं से पूर्णांकों तक। जैसे लिखा है, यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 50 रुपये में खरीदता है और उसे 40 रुपये में बेचता है तो उसको लाभ कितना होगा। खरीदता है, खरीदता मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। खरीदता मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। ये क्या है इसका यहाँ पर, ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कितने पे खरीदा, और बेचता मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, 50 रुपये में खरीदता है, 40 रुपये में बेचता है, तो उसको कितने का लाभ होगा, लाभ होगा, बताइए। लाभ कहाँ होगा, लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप लाभ बराबर अगर हम लगाते भी हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि जितने में बेचा और खरीदे में कितना, तो 40 रुपये में बेचा है और 50 रुपये में खरीदा है, तो उस प्रकार हमें कितना मिलता है, -10 रुपये। क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है ना, तो 50 में से 40 घटेगा, आएगा 10, और चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, इसलिए यहाँ माइनस है। तो यहाँ पर लाभ ना होकर हो रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 10 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, उसके बाद आइए ये लाइन एक समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लिखा है, ऋणात्मक संख्याओं के समूह के साथ, ऋणात्मक संख्याओं के समूह के साथ पूर्ण संख्याओं के समूह को ही हम पूर्णांक कहते हैं। जो अभी हमने बताया था, ऋणात्मक संख्याओं के समूह के साथ, अब पूर्ण संख्या क्या थी, 0 1 2 3 4 5 इसी तरह की अन्य संख्या, ये पूर्ण संख्या, इनको ऋणात्मक संख्याओं के साथ में अगर लिख देते हैं तो जो संख्याओं का ग्रुप बनता है वो कहलाते हैं सेट ऑफ इंटीजर या पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण सीखेंगे। ठीक है, तो हमको पता है संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा मान लीजिए ये खींचिए, एक रेखा खींची है, एक्स से लेके इधर से देखिए पूरी रेखा खींचिए, इसके बीच पॉइंट में हम ले लेंगे क्या, 0, बीच पॉइंट में ले लेंगे 0, और 0 के राइट हैंड साइड पे जो होंगी वो सारे धनात्मक संख्याएं क्रम वाइज होंगी, बराबर दूरी पर होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार अन्य संख्याएं। ठीक, तो जो 0 से राइट हैंड साइड या दाएं तरफ होंगी वो हमारी क्या होंगी, धनात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड या बाएं तरफ क्या होंगे, ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जो कहाँ से शुरुआत होंगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 इसी तरह अन्य संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ आपको सीखनी क्या है कि जो पहले तो इनको ऋणात्मक संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर सीखना ये है आपको कि जो सबसे छोटा ऋणात्मक होगा वो क्या होगा, जो सबसे छोटा ऋणात्मक होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर हमें पूछा जाए -9 और -1 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 0 के पास जो संख्याएं होगी वो बड़ी होगी। जैसे 0 के पास क्या है, 1 है, तो ये अगर हम -9 और -1 में पूछें कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, तो कौन सी बड़ी संख्या होगी, जो 0 के पास में कौन सी है, -1 है, तो ये आपकी बड़ी संख्या होगी और ये छोटी। मगर इधर क्या होता है, यहाँ पर अगर बड़ी संख्या अभी ये 9 और 1 में पूछा जाए कि कौन सी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर 9 बड़ी संख्या है। समझ में आ रही बात, दोनों में अंतर ध्यानपूर्वक समझना है कि -1 जो है 0 के पास में है, इस और ये दूर है, तो जो पास में है वो बड़ी संख्या 0 के, और जो दूर है वो छोटी संख्या, भले ही उनका अंक जो है बड़ा है। उसके बाद निरपेक्ष मान, आइए देखते हैं निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान होता है, क्या होता है, एक पूर्णांक का निरपेक्ष मान, या इसको आंकिक मान भी कहते हैं, निरपेक्ष मान या आंकिक मान भी कहते हैं। एक पूर्णांक का बिना उसके चिन्ह का ध्यान किए आंकिक मान ही उसका निरपेक्ष मान कहलाता है। जैसे चाहे वो माइनस में लिखा हो कोई भी संख्या या प्लस में लिखी हो, जैसे यह हम लिखा है -5 का निरपेक्ष मान बताना है। ठीक है, -5 का निरपेक्ष मान, तो -5 का निरपेक्ष मान
हाँ, इसमें एक लाइन और पहले यहाँ समझ लीजिए, निरपेक्ष मान निकालते कैसे। निरपेक्ष मान दर्शाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में उस संख्या को बंद कर देते हैं। अब इसमें चाहे ये माइनस का हो चाहे प्लस का हो, दोनों कंडीशन में प्लस ही आएगा। अगर +5 का निरपेक्ष मान कहेंगे, +5 का निरपेक्ष मान निकालिए, उस कंडीशन में भी क्या होगा, +5 का हम दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में बंद कर देंगे, इसका रिजल्ट भी आएगा प्लस। यानी कि साइन चाहे जो भी हो, प्लस हो या माइनस, अंत में जो आपका रिजल्ट निकलेगा वो प्लस में ही निकलेगा। ये देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान सदैव धनात्मक या शून्य होता है, किंतु कभी ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अब पूर्णांकों का क्रम यहाँ पर हम देखेंगे। क्रम लगाना है, क्रम वही चीज़ अभी बताया गया, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर कैसे करना है, ऑर्डर लगाना है। जैसे यहाँ एक संख्या रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमको कुछ प्रेजेंट करना है, जैसे मान लीजिए इन्होंने प्रेजेंट किया -1 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड से छोटा है। कैसे? अब देखिए 0 जो है ये तो ना प्लस में है ना माइनस में है ना, मगर -1 इसके लेफ्ट हैंड साइड पर है। -1 जितनी भी माइनस की संख्या होती हैं वो 0 से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे -1 जो है, -1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम दिखा रहे हैं, मान लीजिए सारे डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि -1 जो होगा वो किससे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, छोटा होगा, इज लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। -1 इज लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी प्रकार दिखाना, अगर यहाँ दिखाना 1 and 2 यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 डिग्री सेंटीग्रेड में दिखाना, तो बताइए कौन सा बड़ा होगा, इसकी तुलना में ये बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ मुख्य पॉइंट सीखना है, आइए देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट और यहाँ पर सीखना है आपको, क्या जैसे लिखा -2 डिग्री सेंटीग्रेड और +2 डिग्री सेंटीग्रेड, या +2 ना लिख के सिर्फ 2 से तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, उस कंडीशन में माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला कंडीशन, हर कंडीशन में प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस में चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो। ठीक है, अब यहाँ कुछ मुख्य तथ्य हैं, उनको समझते हैं। गणितीय तथ्य में क्या क्या है। पहला, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए कोई भी दिया, 0 1 दिया है, ठीक है, और यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक दिया है 400। अब क्या यहाँ संख्या बड़ी दी है, यहाँ छोटी दी है, मगर प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा बड़ा होता है। दूसरा कंडीशन कहते हैं, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। सबसे छोटा अगर आपको पूछोगे धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1 है। शून्य जो है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। हाँ, ये हमारा बड़ा है। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि ये क्या है, तो ये छोटा है, 0 छोटा है ना, ठीक है। उसके बाद है, शून्य प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। शून्य जो है प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से, जैसे यहाँ -4 लिखा है, तो ऋणात्मक पूर्णांक से हमेशा शून्य क्या होगा, बड़ा होगा। तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद चौथा लिखा है, ऋणात्मक पूर्णांकों में से -1 सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ संख्या रेखा पर दिखाए थे, तो हमने कहे थे अगर माइनस की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या माइनस की क्या होगी, -1। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या तो इधर बढ़ते जाएंगे, कितनी भी हो सकती हैं, तो हम उनको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, शून्य से दाईं ओर जितनी दूर की संख्या उतना ही बड़ा उसका मान। शून्य से दाईं, अब से देखिए ये हमने बताया था, इधर है बाईं ओर और इधर है दाईं ओर। शून्य से दाईं ओर जाएंगे तो हमको बड़ा मान मिलेगा। उस कंडीशन में अगर कहें कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो हम बता सकते हैं सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जो होगा 1 होगा, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होगा। ये दोनों बता सकते हैं, मगर इधर सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक नहीं बता सकते, इधर सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं बता सकते। उसके बाद पांचवा पॉइंट कह रहा है, शून्य से दाईं ओर जितनी दूर की संख्या उतना बड़ा उसका मान होता है। दाईं ओर जाएंगे जितनी बड़ी संख्या होगी उतना ही बड़ा उसका मान होगा। ठीक है, छठा देखते हैं, शून्य से बाईं ओर जितनी दूर की संख्या उतना ही छोटा मान। बताया था अभी कि जितना ही हम इधर बाईं ओर जितनी दूर चले जाएंगे, माइनस में है इसलिए इसके बाद वाली जितनी संख्या, जैसे -8 है,
ये -9 से क्या है, बड़ा है, ये -9 छोटा है। ठीक है, उसके बाद जितनी बड़ी संख्या उतना ही कम उसकी ऋणात्मक संख्या। ठीक है, मान लीजिए जितनी बड़ी संख्या लेंगे वो उतना ही कम होगी। जैसे -8 और -5 में, अगर हम -8 और -5 में तुलना करें कि कौन सी बड़ी संख्या होगी, तो हमने बताया था जो 0 के पास में होगी। 0 के पास में क्या है, -5 है, ये तो दूर है ना, तो 0 के पास -5 है, तो ये -5 ये बड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब आइए विपरीत पूर्णांक यहाँ सीख लेते हैं। विपरीत पूर्णांक क्या होता है, कैसे पता लगाते हैं। जिसे जितना बड़ा पूर्णांक होता है उतना ही उसका विपरीत उतना ही छोटा होता है। जैसे 43 और 25, 43 जो है क्या है, 25 से ज़्यादा है। हाँ ठीक है, अगर इसका हम विपरीत पूर्णांक निकालेंगे तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों में चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। क्या होगा, -43 और इधर हो जाएगा -25। विपरीत मतलब विपरीत संख्या ले ली। अब हमने बताया था कि माइनस में जो जितनी संख्या छोटी होगी वो उतना ही उसका मान जो होगा वो बड़ा होगा। -43 ना बड़ी होके यहाँ पर क्या होगा, -25 बड़ी होगी। अब देखिए यहाँ चिन्ह बदल गया ना, यहाँ पर 43 बड़ी थी, यहाँ पर -25 बड़ी है। ठीक है, इसी प्रकार -18 और -42, जैसे -18 और -42 दिया। ठीक है, अब बताओ क्या इसमें बड़ा होगा। इसमें जो है हमने बताया जो संख्या माइनस में जितनी छोटी होगी उसका मान उतना ही बड़ा होगा। तो इस कंडीशन में ये इसका विपरीत पूर्णांक हो गया। ठीक है, आइए अब संख्या रेखा पर चलना सिखाएंगे, इसमें कैसे चलते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर चलना या बढ़ना कैसे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। यदि आप -5 के 3 संख्या दाईं ओर चलते हैं तो आप कहाँ पर पहुँचेंगे, -5। अब देखिए हमने संख्या रेखा पहले खींच ली, सबको बराबर बराबर दूरी पर लिख लिया। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इधर बराबर दूरी पर, इधर -1, -2, -3, -4 इस प्रकार। ठीक है, हमने क्वेश्चन में कहा है कि -5 के 3 संख्या दाईं ओर, -5 ये हम पहुँचे, 0 से लेके -5 पहुँचे। अब इसके दाईं इधर हम चलेंगे तो ये बाईं ओर हो गया, और इधर चलेंगे तो दाईं ओर। ठीक है, इधर चलेंगे तो दाईं ओर। अब -5 के अगर हम देख रहे हैं इधर जा रहे हैं तो दाईं ओर जाना है। 3 संख्या यहाँ से 1, 2 और 3, यहाँ से हमने यहाँ चल के तीर बनाया और ये कहाँ पहुँच गए, -2 पे। अर्थात -5 के 3 संख्या दाईं ओर पर हमको क्या मिलता है, -2 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिखाया गया है कि 2 के बाईं ओर 6 कदम चलना है। अब 2 के बाईं ओर, अब देखिए हमने संख्या रेखा पहले बना ली, बराबर बराबर दूरी पर सब लिख लिया। उसके बाद क्या किया, 2 के बाईं ओर हमको चलना है 6 कदम। अब देखिए हमने क्या बताया था, इधर बायां और इधर दायां भाग होता है। ठीक, तो बायां भाग किधर है, इधर है, तो हम चलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग जब चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, 6 भाग चलने पर हमें मिलता है -4। अर्थात जब 2 के 6 कदम हम बाईं ओर चलते हैं तब हमें मिलता है क्या, -4। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए प्लस अथवा माइनस का प्रयोग कीजिए। प्लस अथवा माइनस का प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ कॉपी में आपको लिख के समझा दी हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ एक्सरसाइज में आए, निम्नलिखित को हमको क्या बताना था, निम्नलिखित को प्रदर्शित करने के लिए प्लस अथवा माइनस का प्रयोग कीजिए। जैसे इसमें घ क्वेश्चन है, लिखा है 50 मीटर दक्षिण। अब हमने बताया था ना दक्षिण, अब देखिए इसमें देखिए दक्षिण, दक्षिण कहाँ आएगा, नीचे। ठीक, इसको प्लस मानेंगे और इसको माइनस मानेंगे। तो 50 मीटर दक्षिण, अगर इसको हमको संख्या के रूप में या पूर्णांक के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, -50 मीटर। इधर ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। अभी यहाँ पूर्व दे होते तो पश्चिम का अगर निकालना होता तो पश्चिम क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ठीक है, तो नॉर्थ हमको क्या निकालना, दक्षिण निकालना। दक्षिण नीचे की ओर होता है ना, साउथ नीचे की ओर, तो यहाँ इसका मान हो जाएगा -50। उसी तरह लिखा है 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, 0 मान लीजिए यहाँ है, यहाँ से 20 सेंटीग्रेड, 0 डिग्री से 20 सेंटीग्रेड नीचे, इसका मान कितना आएगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस भी नीचे है ना, ऊपर की बात होती तो प्लस होता। उसके बाद दूसरा बॉक्स लिखा है क्वेश्चन, बॉक्स में ग्रेटर देन और लेस देन का लिखना है, मतलब पता लगाना है कि ग्रेटर देन कैसे है और लेस देन। तो पहला क्वेश्चन है 0 और -1 में पता लगाना है कि 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है। तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए अब 0 और -1 में कैसे पता लगाए, हमने रेखा खींची 0, 1 और इधर खींचोगे 1,
2, ठीक है, ऐसे आएगा। ये रेखा हमने खींच ली। अब रेखा खींचने के बाद जब संख्या रेखा खींच ली तो हमने देखा कि 0 जो है -1 के, तो हमने पहले बताया था आपको कि 0 जो है प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से क्या होता है, बड़ा होता है। उस कंडीशन में 0 इज ग्रेटर देन -1। और दूसरा है -7 और -21। अब -7 हमने बताया था 0 जो के पास जो संख्याएं होती हैं ऋणात्मक की, वो क्या होती हैं, अधिक संख्याएं होती है, और 0 से जितनी ही दूर जाएंगे वो उतनी ही छोटी संख्या। तो उस कंडीशन में -21 जो होगा वो 7 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो 7 इज ग्रेटर देन -21। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के बाद के 3 पूर्णांक लिखिए। प्रत्येक के बाद के 3 पूर्णांक लिखना है। तो 3 बना लिया हमने, 3 के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में है ना। तो देखो संख्या रेखा खींच लिए, मान लीजिए एक संख्या रेखा खींचिए, यहाँ 0 बना लिया। प्रत्येक के 3, 1 2 3 पर है, इसके बाद के 3 4 5 6, यानी कि 4 और 5 6। तो ये 5 के कौन से गुणांक आएंगे, गुणांक आएंगे हमारे 4 5 और 6। इसके उत्तर में -7 के बाद के 3 पूर्णांक लिखने, तो -7 के बाद। अब देखो 7 के बाद बोले हैं, इधर हमको नहीं, पहले नहीं बोले, बाद। तो बाद की कंडीशन में 0 खींचे, उसके बाद -7 आ गए। -7 से बाद कहें ना, तो -7 के बाद -6 -5 -4, ये उसके बाद के पूर्णांक हो गए। पहले पूछते तो इसके हम इधर जाते हैं। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है, हाँ चौथा क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के लिए एक संख्या रेखा खींचिए और निम्न बिंदुओं को एक तीर के अंकित कीजिए। ठीक है, अब एक संख्या रेखा खींचनी है, जैसे इसका पहला पार्ट है, का पार्ट है -2। अब -2 संख्या रेखा खींचनी है, हमने संख्या रेखा खींच ली, दोनों तरफ संख्या रेखा खींच ली। अब संख्या रेखा के हमको -2 प्रेजेंट करना था, -2 इधर खींचेंगे तो +1 +2 आएगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा, -2 हम दिखाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, -2, इसको 3 के द्वारा दिखा दिया गया। +3 दिखाना है, यानी 3 अंक को दिखाना, तो 3 को क्या दिखाएंगे, 0 1 2 3। ये हमारा बन गया इसका संख्या रेखा पर निरूपण। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक स्थिति में कौन सा तापमान कम है बताइए। जैसे लिखा -3 डिग्री सेंटीग्रेड और -5 डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सा तापमान कम है, तो तापमान कौन सा कम होगा बताइए। 0 से अगर हम देखेंगे, 0 से इधर बढ़ेंगे 1 2 3, -3 ये क्या है, ज़्यादा है, और इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम होगा। तो कम तापमान है, -30 -35 इधर बढ़ते जाएंगे तो उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, और -5 इसका क्या हो जाएगा, -5 और -3 में अगर निकालेंगे तो -5 इसका कम तापमान होगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूर्णांकों के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करके, पूर्णांकों के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करके पूर्णांकों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए। छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में देखते हैं इसको। पूर्णांकों का संख्या रेखा प्रयोग है, छोटे से बड़े क्रम इसका लगा देते हैं। ये देखते हैं, पहले संख्या रेखा हमने खींच ली। संख्या रेखा जब खींची तो सबसे पहले 0 खींचा, पहले संख्या रेखा खींचने के बाद 0 सबसे पहले प्रदर्शित किया, फिर हमको 3 प्रदर्शित करना, प्लस का हमने प्रदर्शित कर लिया 1 2 3 पे आ गए। ठीक है, 3 पे आ गए। उसके बाद इधर से आएंगे तो पहले -4 आएगा, कैसे, -1 -2 -3 और -4। उसके बाद -7 दिखाना है। ठीक, उसके बाद -9। अब इसको हमको बताया था छोटे से बड़े क्रम, तो लिख देंगे छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। तो हम क्या लिख देंगे इसको, छोटा, सबसे छोटा क्या है, -9 सबसे छोटा, फिर -7 सबसे छोटा, फिर -4 सबसे छोटा, फिर 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों के एकदम विपरीत पूर्णांक लिखना। विपरीत पूर्णांक, ठीक है, जैसे -4 का विपरीत पूर्णांक क्या होगा, चिन्ह परिवर्तित कर देना बस आपको। -4 का विपरीत पूर्णांक +4 हो जाएगा, +3 का विपरीत पूर्णांक, का पार्ट है, +3 का विपरीत पूर्णांक क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित पूर्णांकों के निरपेक्ष मान लिखिए। निरपेक्ष मान भी आपको बताया गया है, क्या है निरपेक्ष मान, क्या है, जैसे का पार्ट है -7 का निरपेक्ष मान का कैसे पता लगा निरपेक्ष मान निकालना, क्योंकि इसको 2 ऊर्ध्वाधर रेखाओं से बंद किया गया। ठीक है, तो -7 का आप निरपेक्ष मान निकालोगे तो -7 का निरपेक्ष मान क्या आएगा,
+7, ठीक है, और +8 का निरपेक्ष मान +8, ठीक है, खापाट क्या है +8 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा 8। हमने बताया था कि निरपेक्ष मान निकालने में वहाँ पर चिन्ह का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, माइनस की दी हो संख्या या प्लस की दी हो, हर कंडीशन में उत्तर जो आएगा आपका प्लस का आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक में से संख्या रेखा पर कौन सी संख्या दूसरी के दाईं ओर है। अब दोनों संख्याओं को पहले प्रदर्शित करते हैं, का पाठ है 7 और 10, इन दोनों को पहले प्रदर्शित करते हैं। तो हमने प्रदर्शित कर दिया, अब दाईं ओर हमको बताना था दाईं ओर कौन सी संख्या है। इधर चलेंगे तो ये हम जानते हैं कि इस तरफ क्या होगा, ये बाईं ओर होगा और इधर होगा दाईं ओर, इस तरफ होगा दाईं ओर। अब अगर हम दाईं ओर, ये दो संख्याएं दी हैं, दोनों में से जो है दाईं ओर कौन सी हमको बताना है। तो दाईं ओर संख्या देखिए कौन सी है, अगर यहाँ देखेंगे तो दाईं ओर हमारी कौन सी आ रही है 10 आ रही है 10, ठीक, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा पार्ट दिया -3 और -8 में आपको बताना दाईं ओर कौन सी संख्या। अब देखो ये दो संख्याएं ली हैं, अगर हम इसके क्या करें दाईं ओर देखेंगे तो दाईं ओर क्या होगी भाई, दायां अगर हमने मान लिया बीच में इधर दाईं ओर है और इधर बाईं ओर, बाईं ओर पूछते तो बाईं ओर इधर बताते, तो दाईं ओर कौन सी संख्या, दाईं ओर -3 संख्या है, ठीक है, तो ये इसका दाईं ओर का आंसर होता है, इधर ये होगा दाईं ओर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, कहता है दिए हुए संख्या युग्मों के बीच में सभी पूर्णांकों को लिखिए, वो भी किस क्रम में, अवरोही क्रम में, यानी कि घटते क्रम में लिखना है। पहले हम आपको एक सिखाएंगे कि यहाँ पर इनके बीच में संख्याएं कौन कौन सी होंगी। 0 से -7 के बीच में, 0 से -7 के बीच में आएंगे तो 0 लिखे, -7 यहाँ -7, इनके बीच में क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब इसको हमको अवरोही क्रम में लिखना। हमने बताया था जो 0 के पास होती है संख्या माइनस में वो सबसे बड़ी होती है और 0 से जितना दूर जाएंगे उतनी ही छोटी संख्या होगी। तो जब हम 0 से 7 के बीच सभी पूर्णांक निकालते हैं उनको अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा, तो 0 7 के बीच 0 हमारे 7 और 0 के बीच क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, सॉरी अवरोही क्रम बोला है ना, तो पहले सबसे बड़ा -1, फिर -2 उससे छोटा, फिर -3 उससे छोटा, फिर -4 उससे छोटा, -5 उससे छोटा और -6 उससे छोटा। यही इसका अवरोही क्रम, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अगर इसमें संख्या पूछे सबसे बड़ी कौन सी है तो -1 और -6 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, -1। -7 और -11 के बीच इनको भी अवरोही क्रम में लगाना है। तो -7 और -11 के बीच 1 2 3 4 5 6 7, ये -7 पहुंच गए और ये -11, इनके बीच अगर संख्या आएगी -8 -9 और -10। अब -7 और -11 के बीच अगर सभी पूर्णांक लिखेंगे उनको अवरोही क्रम में लगाएंगे। तो पहले सबसे पहले बड़ी संख्या, तो -7 के बाद बड़ी संख्या क्या, -8, फिर -8 से छोटी -9 से छोटी -10। यही इसका उत्तर हो गया, -8 -9 और -10 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है -24 से 5 बड़े पूर्णांक लिखना। बड़े पूर्णांक, -24 से 5 बड़े पूर्णांक, तो 5 बड़े कौन से। अब अगर हम संख्या रेखा पर इसको अगर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये 0 हो गया, ये मान लीजिए -24 यहाँ पर है। इससे बड़े हमने बताया था 0 की ओर बढ़ेंगे तो बड़े पूर्णांक मिलेंगे। तो इससे -23 -22 -21 -20 और -19। तो बड़े पूर्णांक अगर हम लिखना है तो क्या क्या हो गए, 5 बड़े पूर्णांक हो गया, -23 -22 -21 -20 और -19। ये हमारे पांचों बड़े पूर्णांक, क्योंकि 0 की ओर बढ़ रहे हैं तो पूर्णांक को क्या हो जाएंगे, माइनस में बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक में संख्या रेखा पर कौन सी संख्या दूसरी के बाईं ओर। यहाँ पर निकालना था दाईं ओर, यहाँ पर हमको निकालना है बाईं ओर। तो हम संख्या रेखा खींचते हैं 4 और 10 का। पहला पार्ट देखते हैं 4 और 10 का। तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, पहले संख्या रेखा खींच लिए, संख्या रेखा खींचने के बाद इनको प्रेजेंट कर दिए 1 2 3 4 पिया है और 10 पे यहाँ पर है 5 6 7 8 9 10। अब हमको बताना बाईं ओर। बाईं ओर देखोगे तो बाईं ओर इधर होता है और दाईं ओर इधर होता है। ठीक है, तो बाईं ओर की कंडीशन में ये बाईं ओर है और ये है आपका दाईं ओर।
तो बाईं ओर की कंडीशन में आपको कौन सी संख्या मिल रही है? 4, तो इसका उत्तर 4। -3 और -8 में आपको बाईं ओर बताना है, तो बाईं ओर पे क्या मिल रहा है? देखिए अब ये बाईं ओर और इधर दाईं ओर, तो बाईं ओर में हमको मिलेगा पहले क्या मिलेगा? -8, यही इसका उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, इसको बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है जनवरी के किसी विशेष दिन कुछ स्थानों में निम्नतम तापमान निम्नवत है। ठीक है, निम्नतम तापमान दिए कुछ स्थानों के, जैसे माउंट आबू का दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 सेंटीग्रेड नीचे। ठीक है, इसका मतलब नीचे की कंडीशन में कितना आएगा इसका उत्तर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वही पहले क्वेश्चन में पहले हम देख लेते हैं। शिमला में दिया 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे, दिल्ली में 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, और भोपाल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, और श्रीनगर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। अब हमको इसमें प्रश्न में ज्ञात क्या करना है? पहला ज्ञात करना है इन तापमानों को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूर्णांक के रूप में, तो पूर्णांक क्या लिखेंगे? पहला है देखो माउंट आबू है तो ये नीचे है ना, तो नीचे की कंडीशन में -2 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। भोपाल में अगर बात करेंगे, ऊपर बात करें तो ऊपर में +6 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, शिमला की बात कर रहे हैं, यहाँ नीचे है ना, तो ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। श्रीनगर की बात कर रहे हैं, यह भी माइनस है, तो नीचे है ना, तो नीचे की कंडीशन में माइनस। और यहाँ पर ऊपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दिल्ली का मान आ जाएगा +3 डिग्री सेंटीग्रेड। ये प्रश्न का यानी कि 14 का उत्तर। फिर उसके बाद लिखा उपर्युक्त तापमानों के संगत उपर्युक्त पूर्णांकों के लिए एक संख्या रेखा खींचिए। तापमान के सामने एक तीर से इंगित करते हुए स्थान का नाम लिखिए। ठीक है, ये देखिए संख्या रेखा हमने खींचा 0 से प्लस की तरफ और 0 से माइनस की तरफ, सारे अंक जो दिए हैं हमको तापमान उनको निरूपित कर दिया। निरूपित करने के बाद अब हमको 3 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या था? दिल्ली था प्लस में, तो प्लस पे 3 पे हमने दिल्ली दिखा दिया। प्लस पे 6 पे हमारा भोपाल था, भोपाल को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। -2 पे माउंट आबू था, -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे माउंट आबू, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे शिमला था, और -6 डिग्री सेंटीग्रेड पे श्रीनगर। उसके बाद तीसरा गा पार्ट कह रहे हैं उस दिन सबसे ठंडा स्थान कौन था? तो सबसे ठंडा स्थान 0, अब इधर तो गर्म, क्यों गर्म? क्योंकि यहाँ प्लस में है, और 0 से माइनस जाएंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें पता है कि बर्फ जमती है, उससे माइनस की ओर जितने हम बढ़ेंगे उतना ही तापमान कम होगा। तो सबसे तापमान कहाँ कम है? श्रीनगर में कम है। ठीक, उस दिन सबसे अधिकतम तापमान कहाँ था? अब सबसे अधिकतम तापमान कहाँ पर है? हमने बताया था जहाँ पर प्लस के वैल्यू आएगी वो अधिकतम हो जाएगी, तो अधिकतम 6 डिग्री सेंटीग्रेड वाला यानी कि भोपाल। अब आइए होमवर्क हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 6.1 में होमवर्क क्या करना है। मैंने आपको घा और चा पार्ट बता दिया है, का, खा, गा, अंगा, छा और जा, ये सारे पार्ट आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में का और छा पार्ट मैंने बता दिया आपको, खा, गा, घा, अंगा, चा और छा सारे पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में का और घा पार्ट मैंने बता दिया है, का और घा पार्ट बता दिया, खा और गा आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में का और गा पार्ट बता दिया गया, खा और अंगा पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में का पार्ट बता दिया गया है, खा और गा पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में का पार्ट बता दिया गया है, खा पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में अब मैंने आपको का पार्ट बता दिया है और गा पार्ट बता दिया है, आपको खा और घा करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको का पार्ट बता दिया गया है और खा पार्ट बता दिया गया, आपको गा और घा करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में का पार्ट और अंगा पार्ट बता दिया गया है, आपको खा और गा करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में का और गा पार्ट बता दिया गया है, खा और घा करना है। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बता दिया, आपको 12 करना है। इसमें देखिए यहाँ पर 11 से छोटे 5 धनात्मक पूर्णांक लिखना, तो 11 से छोटे आपका क्या हो जाएगा? 10, 9, 8, 7 और 5, 8, 7 और 6, ये सारे आपके धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे छोटे। ठीक है, 13 में का और खा पार्ट बता दिया गया है, गा और घा पार्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में का पार्ट सारे पार्ट मैंने बता दिए आपको, इसको क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप सभी लोग होमवर्क करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको पहले लिख के उसका फिर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, और अच्छी राइटिंग में करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।